सॉरी वॉइस नहीं आ रहा था, सिद्धार्थ राठौर, बहुत बहुत बिल्कुल क्षमा चाहूँगा। अभी आवाज़ आ रहा है क्या? चलिए मैं एक बार फिर से बोलता हूँ, अभी तक आवाज़ नहीं आ रहा था साथ। अभी वॉइस बिल्कुल क्लियर है? एक बार अभी कमेंट, हाँ सही है अभी वॉइस। मैं एक बार फिर से बोलता हूँ। कोई बात नहीं। मैं आपको ये बता रहा था कि जो आज का जो वॉइस क्लियर है ना, ठीक है। आज का जो हम ये टॉपिक लिए द हिंदू का है। अभी मेरे को फिर से बोलना पड़ेगा, कोई बात नहीं। हमने दो इंपॉर्टेंट टॉपिक लिए हैं, ठीक है। एक सेंटर स्टेट के रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन से है, यानी किस तरीके से सेंटर और स्टेट में रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और फाइनेंस कमीशन का क्या रोल है। मैंने इसमें आपको बताया कि इसमें जो है कि जैसे दो हमारे यहाँ पे, ये हमारा क्या है, इंडिया का एक मैप है, ठीक है। फॉर एग्जांपल तो आप देखते हैं जो साउथ के स्टेट्स हैं, जिसमें आप महाराष्ट्र देख लीजिए, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, है ना, कर्नाटका, ये स्टेट जीडीपी में ज़्यादा डोनेट करते हैं, ठीक। वहीं अगर उत्तर भारत यानी कि नॉर्थ के अगर स्टेट्स देखिए, जिसमें यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, है ना, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये कंपेरेटिवली जीडीपी में कम डोनेट करते हैं। लेकिन जब बात आता है सेंटर और स्टेट के बीच में टैक्स जो कलेक्ट होता है उसके रेवेन्यू शेयरिंग की बात आती है, तो रेवेन्यू शेयरिंग में कुछ ऐसा मॉडल है, अभी हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि जिसमें इनको जितना परसेंट मिलना चाहिए नहीं मिलता है, इनको ज़्यादा परसेंट जो है मिलता है, या कंपेरेटिवली इनको जो है कि ये सेटिस्फाइड नहीं होते। पूरा का पूरा आर्टिकल इसी पे बेस्ड है। आर्टिकल में कहा जाता है कि इक्विटी यानी कि समानता, या इफिशियंसी यानी जिसके अंदर जितना पोटेंशियल है, इसके बीच का जो आंकड़ा है ना, कि इंडिया फिजिकल फेडरलिज्म की किस तरीके से जो फिनांस कमीशन है उनको जो है कि जो विकसित राज्य हैं उन पे भी ज़्यादा फोकस देना चाहिए। पूरा का पूरा आर्टिकल इस बेस पे है। अब मैं आर्टिकल जो है कि शुरू करता हूँ, यही मैं आपको बता रहा था। तो मैंने आपको बताया कि जो फिनांस कमीशन है वो आर्टिकल 280 में, यानी कि इसके तहत क्या है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो होता है कि जिसका कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हो, उल्लेख, या कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी बात की गई हो। उसके अलावा इसका काम क्या है, सेंटर और स्टेट के बीच में जो टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं उसको जो है उसके बारे में रिकमेंडेशन देना, और हर 5 साल पे यानी एवरी 5 ईयर पे इसका फॉर्मेशन किया जाता है, ठीक है। ये कुछ मेजर बातें अभी हुई हैं, ठीक। फिर मैं आपको ये बता रहा था कि फंक्शन क्या है, सेम वही चीज़ कि जैसे आपको पता है कि 28 स्टेट और 8 यूटीज़ हैं, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, सेंटर है और फिर स्टेट है। ये तो ये क्या करता है, ये रेवेन्यू डिफिसिट ग्रांट करता है। ये क्या किस चीज़ में रिकमेंडेड देगा कि रेवेन्यू जो है उसको ग्रांट करना। सेक्टर को असिस्ट करेगा कि आपको किस सेक्टर पे, मतलब आपको बता देगा कि किस सेक्टर पे, यानी स्टेट को। और उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट फंड के लिए भी ये क्या करता है, रिकमेंडेशन देता है। ये इसके कुछ मेजर फंक्शन हैं, ठीक है। अब टैक्स डिवोल्यूशन क्या है, अब व्हाट इज टैक्स, अब देखिए, अब यूनियन जो टैक्स रेवेन्यू विथ स्टेट के साथ जो शेयर करता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो 16 फिनांस कमीशन है उसमें क्या है कि 14% है ना, रिटेंड वर्टिकल डिवोल्यूशन फॉर स्टेट, 41% जो है शेयर को क्या किया जाएगा यहाँ पे। अब कंसर्न क्या है, 41% शेयर किया जाएगा। अब कंसर्न ये है कि जो सेस और जो सरचार्जेस हैं सेंटर के द्वारा लगाए जाते हैं, उससे क्या है कि जो स्टेट हैं वो खुश नहीं हैं। जो पूरा टारगेट वो ये है, वो क्या कहते हैं कि जैसे आने वाले समय में, यानी कि जो भी हाल ही के समय में अभी जो आपने पेंडेमिक देखा है ना, मेजर रीजन क्या आपने देखा कि कोविड-19 आया, है ना। उसके अलावा बहुत सारे पब्लिक हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड, वेलफेयर प्रोग्राम से रिलेटेड, जीएसटी रिलेटेड, है ना, और क्या है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड जो स्कीम होते हैं, इसके द्वारा जो स्टेट है उसके ऊपर क्या है, बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। जो बर्डन है वो क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। उसके अकॉर्डिंग जो उनको शेयर मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। और इसी के लिए शेयर जो स्टेट हैं वो क्या डिमांड कर रहे हैं कि जो ये जो डिवोल्यूशन यानी जो 41% है इसको इंक्रीज किया जाना चाहिए। इनका ऐसा मानना है कि बहुत सारे मुद्दों पे क्या होता है, जो सेंटर है वो ज़्यादा परसेंट अपने पास रखता है और कम परसेंट में ही स्टेट को जो है कि वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। पूरा का पूरा आर्टिकल इसी पे रिलेटेड है। अब यहाँ पे देखिए हॉरिजेंटल डिवोल्यूशन, अब फॉर्मूला क्या है, क्राइटेरिया क्या है। अब जो 16 फिनांस कमीशन है वो क्या क्राइटेरिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। अब जैसे कुछ क्राइटेरिया है, मान लीजिए कोई स्टेट है, अब स्टेट में क्या है
कुछ क्राइटेरिया होगा, जैसे इनकम डिस्टेंस है, यानी कि कितना प्रति व्यक्ति आय आप बोल लीजिए, पॉपुलेशन यानी जनसंख्या है, एरिया क्षेत्र है, फॉरेस्ट कवर यानी कि कितना वहाँ पे क्या है ग्रीनरी है, ठीक, और डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस और स्टेट जीडीपी। तो सबसे जो प्रेफर दिया जाता है वो किसको दिया जाता है, इनकम डिस्टेंस को। 42% वेटेज इनकम डिस्टेंस को दिया, इनकम जो है कि डिस्टेंस को दिया जाता है। अब यहीं से क्या है, यहीं से जो पिछड़े राज्य हैं वो क्या कर लेते हैं, वो लीड कर लेते हैं, वो क्या कर लेते हैं, यानी कि जो इनकम डिस्टेंस है वो सबसे हाईली वेटेज होता है, तो उनको क्या मिलता है, ज़्यादा एडवांटेज मिलने लगता है। अब इसका मीनिंग क्या हो गया कि जो पुअर स्टेट है वो लार्ज शेयर फंड जो है वो पाने लगते हैं, जिसमें आप देखेंगे बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, है ना, पश्चिम बंगाल, झारखंड ऐसे स्टेट हैं। लेकिन यहाँ पे अब लॉस किसको होता है रेवेन्यू का, जैसे में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, इनको क्या होता है, आंध्र प्रदेश, इनको बहुत ज़्यादा लॉस होने लगता है। अब कोर इशू है इक्विटी वर्सेस इफिशियंसी, जो मैं आपको बता रहा था कि इक्विटी यानी कि मोर फंड टू पुअर स्टेट है, रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज है। लेकिन इफिशियंसी क्या है, रिवार्ड बेटर परफॉर्मिंग, यानी कि जो स्टेट बढ़िया काम कर रहे हैं उनको रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग, उनको टैक्स जो वो इनकरेज कर रहे हैं अपने लोगों को। आप देखेंगे कि ये स्टेट क्या है, एजुकेशन में अच्छा काम करते हैं, है ना, एजुकेशन में अच्छा काम करते हैं, हेल्थ सेक्टर में अच्छा काम करते हैं, सोशल वेलफेयर में अच्छा काम करते हैं, बिजनेस अगर आप देखेंगे तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में उनमें उसमें भी इनका परफॉर्मेंस अच्छा होता है। लेकिन उसके बावजूद भी इनकी जो इक्विटी के आगे इनकी इफिशियंसी कम पड़ जाती है। ये सारे इनके कंसर्न है जो मैंने आपको बताया कि कैसे कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ को करते हैं, इम्प्रूव्ड गवर्नमेंट, डेवलप इंडस्ट्रीज आप देखेंगे सारे लगे होते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं कि इन सब चीज़ों के आगे जो एक आप जो मेजर क्राइटेरिया है उस पर ये सारे लोग फेल हो जाते हैं, ठीक है। अब गेनिंग स्टेट में क्या है, आर्टिकल में जो बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई गई है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये डिक्लाइन कर रहे हैं। अब ये तरीका क्या है कि किस तरीके से ये डिक्लाइन करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आर्टिकल में बताई गई है। फॉर एग्जाम्पल एक स्क्वायर रूट ट्रांसफॉर्मेशन है, स्क्वायर रूट ट्रांसफॉर्मेशन है ऑफ जीएसडीपी। इसका मतलब क्या है कि जो स्टेट, जैसे सपोज करिए कि 144% क्या कर रहा है, महाराष्ट्र शेयर कर रहा है, ठीक। लेकिन वहीं पे आप देखिए कि 36 रुपीज़, मान लीजिए जीडीपी में 144 रुपीज़ कौन शेयर कर रहा है, महाराष्ट्र। लेकिन जो जीडीपी में बिहार है वो कितना शेयर कर रहा है, 36 रुपीज़। लेकिन अगर यहाँ पे स्क्वायर रूट ट्रांसफॉर्मेशन लग जाएगा, यानी जितना है उसका एक स्क्वायर, जैसे आप मान लीजिए कि इसका स्क्वायर कितना हो गया, अभी आप सोचिए कितने गुणों का अंतर है। अभी दोनों के बीच में अगर आप देखिए तो मोटा मोटा 3 से 4 गुने का अंतर है। लेकिन अगर इसको आप स्क्वायर लगा देंगे तो जैसे अगर ये आप 12 का स्क्वायर अगर आप इसको कर दीजिए, और सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, और इसको आप 6 का स्क्वायर कर दीजिए, तो दोनों के बीच में अब गैप का अंतर कितना आ गया, सिर्फ और सिर्फ कितना आ गया, सिर्फ ये दुगना ही अंतर है। यानी जहाँ 4 गुना अंतर आना चाहिए था 4 टाइम, वहाँ आप कितना हो गया, डबल का अंतर हो गया। सेम यही चीज़ जब ये चीज़ अप्लाई हो जाता है तो अब जैसे महाराष्ट्र का जो एक्चुअल जीएसडीपी है वो कितना है, 14.23% है, जो वो इंडिया के जीडीपी में जीएसडीपी है उसका। लेकिन आफ्टर जब फॉर्मूला लग जाता है ये जो मैंने आपको बताया, तो वो घट के कितना हो जाता है, 8.31%। यही तमिलनाडु 9, उसका घट के 6.67%, कर्नाटका का 6.59%, और इस तरीके से इनका कंट्रीब्यूशन क्या हो जाता है, इसका वेटेज क्या होता है, घट के कम हो जाता है। वहीं पे दूसरी तरफ अगर आप देखिए, दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो हेल्थ सेक्टर में, यानी कि इतना वेटेज के बाद भी, इतना पैसा डोनेट करने के बाद भी कुछ हेल्थ और एजुकेशन दो सेक्टर की बात की जा रही है कि ये राज्य कितना स्पेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल कि स्टेट पर कैपिटा हेल्थ स्पेंड की बात की गई है, इसमें बिहार को लिया गया है। बिहार पर पर्सन पे 937 रुपीज़ स्पेंड करता है हेल्थ में। कितने पे, हेल्थ में कितना, 937 रुपीज़। वहीं अरुणाचल प्रदेश जो है वो कितना करता है, 10,148 रुपीज़। यानी एक आदमी 937 रुपये बिहार जहां कर रहा है, वहीं पे दूसरी तरफ 10,148 रुपये। तो अरुणाचल प्रदेश कितने टाइम कर रहा है, अप्रॉक्सीमेटली 10 टाइम ज़्यादा जो है कि खर्च कर रहा है बिहार पे। लेकिन जो फिजिकल
पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन है वो इंश्योर नहीं करता कि किस तरीके से इक्वालिटी, जैसे मतलब बात ये की जा रही है कि इक्वालिटी को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जा रहा है, इक्विटी को नहीं दिया जा रहा है। तो इक्वालिटी का मतलब कि अगर आप जिसको ज़्यादा दे रहे हैं तो उसके अपने यहाँ परफॉर्मेंस भी तो अच्छा होना चाहिए ना। तो इक्वालिटी जो है वो पब्लिक सर्विस में नहीं देखी जा रही है, ठीक, कि आप अगर इनको आप ज़्यादा पेमेंट दे रहे हैं तो ये जो हेल्थ सेक्टर में भी तो ये इनको इक्वालिटी स्टेट को भी दिखना चाहिए, जो नहीं दिख रहा है। वहीं अगर आप एजुकेशन की बात कीजिए तो बिहार एजुकेशन पे कितना पैसा खर्च करता है, 20,282 रुपीज़, है ना, 20,282। लेकिन वहीं सिक्किम की बात करेंगे तो 1,30,498 यानी 1,30,498 रुपीज़ जो पैसा है वो क्या करता है, स्पेंड करता है पर स्टूडेंट के अकॉर्डिंग। अब यहाँ क्या है, यहाँ भी सेम वही चीज़ है जो आपको ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। अब रिकमेंडेशन क्या है कि रेवेन्यू डिफिसिट को आपको क्या करना है, घटाना है, सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट रिमूव्ड करना है। ये क्या करता है, रिकमेंडेशन दे रहा है कौन, फिनांस कमीशन, जो 16 फिनांस कमीशन है, ठीक। तो ये कुछ बात जो है यहाँ पे कही गई है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके अलावा एक चीज़ और है, जैसा कि आपको पता है कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अभी आपने देखा था कि हाल ही में एक बहुत बड़ा इशू अभी क्रिएट हुआ था जब डिलिमिटेशन की बात हुई थी। तो जो डिलिमिटेशन है यानी कि लोकसभा में जो सीट है वो इंक्रीज हो गया था, कहाँ पे, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग इंक्रीज होना है। लोकसभा में जो डिलिमिटेशन होगा उसका मतलब क्या है कि जिसको जितना, जहाँ पे जितना पॉपुलेशन होगा उसी के अकॉर्डिंग उसका क्या होगा, रिप्रेजेंटेटिव बढ़ाया जाएगा। सपोज कीजिए तो सीधा सा मतलब है कि जिसकी जनसंख्या है, जिसका पॉपुलेशन कम होगा वहाँ पे उसके रिप्रेजेंटेटिव नहीं बढ़ाए जाएंगे। अब फॉर एग्जाम्पल कि अब उत्तर प्रदेश में कितना, अप्रॉक्स 20 करोड़ मान लो पीपल हैं, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या है, इनका कंसर्न है कि जो नॉर्थ ईस्ट, मतलब जो नॉर्थ के स्टेट्स हैं, यूपी है, बिहार है, ठीक है, पश्चिम बंगाल है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, अब इनके क्या हो गए, इनके सीट इन्हीं के बढ़ेंगे, ठीक। लेकिन जो साउथ के स्टेट हैं उनको इससे क्या होगा, लॉस होगा। क्यों लॉस होगा, जैसा फिर आप करिए कि उन्होंने तो एक अच्छा स्टेट बनने के लिए क्या किया कि अपना जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसको भी रिड्यूस किया, उन्होंने एक बेटर गवर्नेंस दिया, उन्होंने क्या किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट किया, उन्होंने क्या किया, एजुकेशन को प्रमोट किया। लेकिन उनको बदले में क्या मिल रहा है, ठीक है। तो इस पे ये बेस्ड है, ठीक, ये जो आर्टिकल है, ठीक है। अब जब फिजिकल ट्रांसफर क्या है, फिजिकल ट्रांसफर प्लस पॉलिटिकल पावर बिकम, ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हो जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ये हमारा जो आर्टिकल है, मतलब इसमें फिर वही है कि फ्यूचर फाइनेंस कमीशन शुड बी, यानी बैलेंस इक्विटी और इफिशियंसी दोनों के बीच में उसको बैलेंस क्रिएट करना चाहिए। रिवार्ड टैक्स एफर्ट भी देखना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए जो बेटर गवर्नेंस या बेटर गवर्नमेंट को फॉलो कर रहा है। और क्या है कि जो डेटा है ना, डेटा क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग या डेटा को जिस हिसाब से इफिशियंस करने के अकॉर्डिंग जो डेवलपमेंट है या जो शेयरिंग है उसमें कहीं ना कहीं इक्वलिटी लाने की या जस्टिस करने की बात इस आर्टिकल में कही गई है, ठीक है। अब देखिए सेकंड आर्टिकल पे हम आते हैं। सेकंड आर्टिकल जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बायलैटरल रिलेशन से, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल है इंडिया ऑस्ट्रेलिया ट्रेड एंड ट्रस्ट बैरियर। क्या है, हम देखेंगे इस आर्टिकल में कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया किस तरीके से हम ये ब्रिज की बात हम देख रहे हैं। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे ये देखते हैं। सबसे पहले इंडिया ऑस्ट्रेलिया का बायलैटरल रिलेशन देखेंगे, ट्रेड देखेंगे। इसके अलावा सेका क्या है और इक्टा क्या है, ठीक है, यानी कि CECA और ECTA। और इसके अलावा हम देखेंगे कि एग्रीकल्चर ट्रेड और स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन। अभी आपको पता है कि दोनों देशों के बीच में एक ऐतिहासिक जो है क्या हुआ, हिस्टोरिकल क्या है, एग्रीमेंट हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग अब हम इसी को लेके इसमें हम आगे बढ़ेंगे कि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिसे आप FTA कहते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर क्यों, अच्छा ये इंपॉर्टेंट क्यों है, जरा ये भी समझिए बहुत ज़्यादा ध्यान से। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप देखो, क्योंकि वर्ल्ड अभी बहुत क्राइसिस के दौर से गुजर रहा है। अगर आप देखोगे, सपोज करो कि अगर आप पूरा का पूरा अगर आप मैप देखो ना उठा के,
है ना, अगर आप मैप उठा के अगर देखोगे तो वर्ल्ड क्या है, पूरे क्राइसिस के दौर से गुजर रहा है। ये कौन सा एशिया एरिया है, सेंट्रल एशिया का एरिया है। यहाँ क्या है, ये इंडिया है, ये अफ्रीका है। वर्ल्ड क्या है, बहुत क्राइसिस के दौर से गुजर रहा है। तो भारत को भी अपने एलआई या अपने लोगों को बढ़ाने की क्या है, जरूरत है, या नेक्स्ट मार्केट को एक्सप्लोर करने की क्या है, जरूरत है, रिकमेंडेशन है। अब जरा देखिए ये क्या है, अब सेका क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, ठीक है। ये कब हुआ था, ये क्या है, प्रपोज कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, दोनों के बीच में ये प्रपोज्ड हुआ है, ठीक है। ये एक्सपेंड है जो 2022 में एकटा हुआ था, ठीक है, ये उसी का। अब ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, सबसे पहले हमें ट्रेड को एक्सपेंस करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा कि हो क्या रहा है। इन्वेस्टमेंट कोऑपरेशन है, यानी कि कैसे इन्वेस्टमेंट होगा, और हमें स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को आगे बढ़ना है। अब लेकिन इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है। अब कंसर्न क्या है ये देखिएगा, जब हमारा एकटा एग्रीमेंट हुआ था 2022 में, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था, यानी इकोनॉमिक कोऑप, आपसे प्रीलिम्स में भी देखिए क्वेश्चन पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा कि एकटा किसके बीच में हुआ था, तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 2022। अब इसके की पॉइंट क्या थे कि ऑस्ट्रेलिया ने लगभग 100% अपने मार्केट का एक्सेस दे दिया था भारतीय प्रोडक्ट को, ठीक है, कि भारतीय जो प्रोडक्ट हैं, भारतीय जो गुड्स हैं, उनको 100% एक्सेसिबिलिटी थी उनके लिए ऑस्ट्रेलियन मार्केट में, ठीक है। अब इंडिया ने भी प्रोवाइड लगभग 70% मार्केट का एक्सेस दिया था, ठीक। अब देखिएगा क्यों और क्या हो रहा है, कवरेज क्या हो गया कि ये मिला के लगभग जो दोनों का बायलैटरल ट्रेड था वो लगभग जो इंक्रीज किया था वो 91%, बहुत ज्यादा बायलैटरल ट्रेड ग्रोथ किया। अब यहां देखिए इंपैक्ट क्या है, अब जो मैंने आपको पहले बताया कि भारत को इसकी जरूरत क्या है कि ग्लोबल सर्कमस्टांसेस बहुत डिफरेंट हैं इस टाइम पे। जैसे इंपैक्ट क्या पड़ रहा है, वेस्ट एशिया क्राइसिस, ग्लोबल जो ट्रेड है वो बहुत ही अनसर्टेनिटी की तरफ जा रही है। टैरिफ वॉर, आपको पता है कि किस तरीके से यूएस अलग अलग देशों पे या अलग अलग चीज़ों पे वो कब कहाँ क्या करें मालूम नहीं। और जियो पॉलिटिक्स टेंशन अलग बढ़ा हुआ है, जैसे आपने देखा अभी हाल ही में जो चाइना है, चाइना में यूएसए के भी प्रेसिडेंट आए, चाइना में रसिया के भी प्रेसिडेंट आए, और अभी चाइना में पाकिस्तान के भी प्रेसिडेंट वहां पे अवेलेबल हैं, ठीक है। अब इसका रिजल्ट क्या है, इंडिया बहुत तेजी से अपना जो न्यू ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में, जैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ वो क्या है, यूरोपियन यूनियन के साथ, यूनाइटेड किंगडम के साथ, और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया तो आप देख ही रहे हैं। तो वो भी नया नया मार्केट जो है अपने लिए, या नए नए एग्रीमेंट के अपने लिए रास्ते वो खोज रहा है। अब बायलैटरल ट्रेड इंक्रीज हुए हैं, बट वो क्या है, बैलेंस नहीं है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो बायलैटरल ट्रेड है वो बढ़ा तो है, लेकिन वो क्या है, वो बैलेंस नहीं है। अब देखिए जरा से यहाँ से 2021-2 में जो बायलैटरल ट्रेड था दोनों के बीच में, वो कितना होता है, 12.2 बिलियन यूएस डॉलर, है ना, ये बायलैटरल ट्रेड है। लेकिन 2024-5 में ये बायलैटरल ट्रेड बढ़ के अब कितना हो गया, 24.1 बिलियन डॉलर। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है, ये कह रहे हैं ये तो दुगना हो गया लगभग। लेकिन अब यहाँ पे चेक बैलेंस देखिए, जो ऑस्ट्रेलिया एक्सपोर्ट्स डोमिनेंट ट्रेड रिलेशनशिप रहा है, यानी इसमें जो बायलैटरल रिलेशन बढ़ा है, इसमें जो ऑस्ट्रेलियन प्रोडक्ट है उन्हीं का, यानी ऑस्ट्रेलिया ने ही ज्यादा एक्सपोर्ट किया है लगभग 2/3 बायलैटरल ट्रेड वो किसने डोमिनेंट किया है, ऑस्ट्रेलियन प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट से रिलेटेड है ना। हम मतलब करने क्या गए थे और करके क्या आ गए। अब देखिए सर्विस ट्रेड, बायलैटरल सर्विस ट्रेड क्रॉस्ड हो गया कितना, 10 बिलियन डॉलर। लेकिन वहीं पे ऑस्ट्रेलिया में हायर एजुकेशन सेक्टर बहुत ज्यादा बूम किया। अगर रिप्रेजेंट देखेंगे तो लगभग 60% सर्विस ट्रेड इधर बढ़ा। मतलब क्या हो गया कि जो इंडियन स्टूडेंट्स है वो कहाँ गए, ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़ा सेक्टर एक जनरेट किया, और ऑस्ट्रेलिया उनसे बहुत बड़े मात्रा में रेवेन्यू को जनरेट करता है। एक तो सिर्फ एक एजुकेशन सेक्टर का हुआ, ठीक। उसके अलावा रेवेन्यू इन्वेस्टमेंट पैटर्न देखिए। अब अगर आप रिवर्स मान लीजिए इन्वेस्टमेंट पैटर्न अगर आप देख रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट में देखिए जो इंडियन इन्वेस्टमेंट है ऑस्ट्रेलिया में, बहुत ध्यान से देखिए, वो कितना है, 32 बिलियन यूएस डॉलर। कितना है, ये इंडियन इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है। और जो वहीं ऑस्ट्रेलिया का, जैसे इंडिया में जो क्या आया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया, वो कितना आया, 18 बिलियन डॉलर। यानी लगभग हम यहाँ पे क्या है, 50%, 50% हम क्या हैं,
हम लॉस में हैं, 50% हम क्या है, लॉस। इसका कंक्लूजन क्या है कि इंडिया जो इन्वेस्ट कर रहा है वो क्या है, इंडिया बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट और उल्टा ऑस्ट्रेलिया में कर रहा है, जबकि हमने तो ये सोचा था कि हमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मिलेगा। लेकिन अब यहीं से शुरू होता है कुछ कंसर्निंग पॉइंट जो मैंने आपको शुरू बताया था, है ना। देखिए दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया अभी भी, और आर्टिकल में ही देखते हैं कि मीनिंग क्या है, इंडिया डज नॉट वांट टू ओपन इट्स मार्केट क्या है, ब्लाइंडली। भारत अभी क्या है, अपना जो मार्केट है वो बहुत ही मतलब बिना जाने समझे खोल नहीं रहा है। रीजन क्या है, जरा ये देखिए। अब यहाँ क्या है कि अब दोनों कंट्रीज के बीच में बहुत डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर दोनों की बिल्कुल अलग अलग है। एग्रीकल्चर सिस्टम तो एकदम, एक नॉर्थ पोल है तो दूसरा साउथ पोल है। और तीसरा डेवलपमेंट का लेवल, एक क्या है पूरी तरीके से डेवलप्ड कंट्री की गिनती में आता है, दूसरा अभी डेवलपिंग कंट्री है, तो हम कंपैरेटिवली नहीं कर सकते। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट जो एक चीज़ है वो एग्रीकल्चर है। आपको पता है कि इंडिया में आज भी एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। अगर इकोनॉमी नहीं भी है तो दूसरी चीज़ क्या है कि जो इंडिया का कृषि है, इंडिया का क्या है, कृषि है, यानी जो इंडिया का एग्रीकल्चर है ना, इंडिया का जो क्या है एग्रीकल्चर है, लगभग लगभग ग्रामीण एरिया में अगर 60% पॉपुलेशन अगर रहती है तो उसमें से 40% प्लस पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, ठीक है। और जो बाकी है वो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड किसी न किसी काम में है। तो यानी कि मिलियंस ऑफ पीपल क्या है, वो डिपेंड है डायरेक्ट एग्रीकल्चर पे। अब दूसरी ओर जाइए, ऑस्ट्रेलिया में क्या है, वहाँ भी एग्रीकल्चर बेस्ड ही बहुत ज़्यादा इकॉनमी है, लेकिन वहाँ जो एग्रीकल्चर है, हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर है वो क्या है, लाइवलीहुड है, यानी कि जीविकोपार्जन की इतना कोई नहीं कमा लेता कि खेती करके, वो कुछ अलग अलग सेक्टर में होंगे, बट हम इक्विवेलिटी, अगर हम इक्विवेलेंट देखें तो इतना कोई पैसा नहीं कमाता कि वो खेत बेच के करोड़ों रुपए कमाएगा, नहीं करता। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में क्या है, ये एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स बेस्ड है। एग्रीकल्चर क्या है, वहां पे निर्यात बेस्ड है ना। ओरिएंटेड क्या है, एग्रीकल्चर को वहां क्या किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। और हाईली जो वहां के फार्मर हैं वो क्या, हाईली क्या है, टेक्नोलॉजी जो है वहां यूज होता है। इससे भी ज्यादा कि दोनों के बीच में लैंड का भी बहुत ज्यादा अंतर है। इंडिया में जो एवरेज फार्मर का जो साइज है वो कितना है, 0.73 हेक्टेयर, 0 यानी सोचिए 1 हेक्टेयर भी नहीं है इंडिया में। वहीं अगर ऑस्ट्रेलिया में आप एवरेज जो फार्म साइज है वो कितना है, 1400 हेक्टेयर का एवरेज वहां पे, ये एवरेज की बात की जा रही है, कम ज्यादा का नहीं, ठीक है। अब एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन देखिए, भारत में जो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन है वो अप्रॉक्स 16% जीडीपी का है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, लार्ज जो रूरल एरिया के लोग हैं वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड रहते हैं, या एग्रीकल्चर बेस्ड ही उनका जीविकोपार्जन चलता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में क्या है कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फार्मिंग होती है। वहां जो फार्मर है वो इसलिए फार्मिंग नहीं करता कि आप खा लेंगे तो साल भर इसको बचा के रखेंगे खाएंगे, नहीं, वो एक्सपोर्ट करता है, वहां से निर्यात करता है। और जो इंडस्ट्रियल स्केल है वो क्या है, एग्रीकल्चर है, ठीक है। कंक्लूजन क्या है कि जो ऑस्ट्रेलिया का फार्मिंग है वो बहुत लार्ज है भारत से, और इफिशियंस तो बहुत ज़्यादा है, मुझे लगता है 100 गुना ज़्यादा होगा, ठीक है। अब देखिए, अब इंडिया क्या है कि अगर इंडिया अपना मार्केट अगर खोल दे, फॉर एग्जांपल सपोज करिए इंडिया 100% अपना मार्केट खोल देता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए, सेम यही चीज आ जाएगा जब आप अमेरिका पे देखेंगे बायलैटरल रिलेशन में, तो यही चीज इसको वहां पे भी आप जो है कॉपी पेस्ट कर देंगे, बिल्कुल सेम। क्योंकि चीप ऑस्ट्रेलियन व्हीट, ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट और एग्रीकल्चर इंपोर्ट, वो क्या करेंगे, जो इंडियन फार्मर है, ये सिर्फ उसी तरह याद करिए जब 18वीं शताब्दी में या 18 सेंचुरी में जब क्या आया था, जब 18 सेंचुरी में आपने देखा था इंडस्ट्रियलाइजेशन आया था। जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे या पढ़ लिए होंगे तो आपको पता है 18 सेंचुरी में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया था, तो आपने पढ़ा है, एक हिस्ट्री में आता है हमेशा, कई बार पीवाईक्यू में आया है कि क्या होता है, जो हैंड क्राफ्ट है, यानी जो हैंड क्राफ्ट है, यानी कि जो बहुत सारे जो लोग होते हैं वो अनएम्प्लॉयड होते हैं। रीजन क्या होता है कि जब 18 सेंचुरी में इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है यूरोप में, ठीक है, और उस इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या होता है, जो मशीन होती है वो प्रोडक्ट बनाना, तो मशीन का कभी भी तुलना आदमी नहीं कर सकता। ठीक उसी तरीके से जैसे एक सपोज कर लीजिए जेसीबी है, मशीन है, गड्ढा खोदने की मशीन है, तो वो एक दिन में मुझे लगता है 100 200 300 आदमी मिलके इतना गड्ढा नहीं खोद पाएंगे जितने टाइम में एक मशीन
खोद देगी। ठीक उसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया का जो चीप वेट है या डेयरी प्रोडक्ट है या एग्रीकल्चर है, तो उससे क्या होगा, इंडियन मार्केट के या जो इंडियन है फार्मर वो क्या है उसको compete नहीं कर पाएंगे। ठीक, अब इंडिया प्रोटेक्ट करता है किसको किसको, अपने डेयरी को, अपने वीट को, राइस को और शुगर और चिक पीस को, यानी कि इंडिया इन सब चीजों को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। अभी आपने देखा था ना कि ऑस्ट्रेलिया ने 100% अपना मार्केट खोल दिया एफटीए के रिगार्डिंग, लेकिन इंडिया ने कितना खोला, 70%, बहुत बच के, क्योंकि इंडिया क्या कर सकता है, ब्लाइंडली ओपन नहीं कर सकता। सबसे ज्यादा घाटा किसको होगा, यहाँ के लोगों को होगा। अब इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट है कि लेवल प्लेइंग फील्ड इज नॉट कंप्लीटली एक्यूरेट कॉन्सेप्ट, यानी कि कभी भी लेवल प्लेइंग, यानी इंडियन फार्मर्स किस चीज को फेस करते हैं, ये जरा देखिए। स्मॉल लैंड होल्डिंग, आपने देखा कि जो यहाँ ऑन एन एवरेज जो साइज है वो 1 हेक्टेयर भी नहीं है, यानी कि बिलो 1 हेक्टेयर यहाँ पे क्या है, जोत का आकार है। ठीक है, फार्म का आकार है। और यहाँ पे बहुत सारा चीज डिपेंड करता है मानसून के ऊपर। जैसे आपको पता है कि अभी एल नीनो इफेक्ट देखने को मिल रहा है, अगर ये इफेक्ट एल नीनो इफेक्ट अगर ऐसे ही चलता रहा या आप देखेंगे ऐसे ही मौसम में परिवर्तन होता रहा, तो इसका सीधा सीधा, या जो आप देख रहे हैं कि अभी ग्लोबल क्राइसिस है, कल भी मैंने बताया था कि आप देख रहे हैं कि अभी ऑयल के प्राइस और डीजल के प्राइस बढ़ रहे हैं, तो जो ऑयल और डीजल के प्राइस, पेट्रोल और डीजल के प्राइस अगर बढ़ेंगे, तो ये जो मानसून पे डिपेंड है, ये किसान क्या करेगा, फार्मर क्या करेगा, एग्रीकल्चर के लिए ये क्या काम करेगा, इसको वो चाहिए ना, मतलब सिंचाई करने के लिए मशीन चाहिए। मशीन किससे चलेगा, तेल से चलेगा, और जब तेल महंगा होगा तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा, महंगा होता जाएगा, ये और महंगा होगा, फिर ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, फिर हमारे पास क्या है कि टेक्नोलॉजी नहीं है, यानी कि हम स्टोरेज कैपेबिलिटी नहीं है, इसको बेचना होगा। अब आज के समय में जरा इमेजिनेशन करिए कि अप्रोक्सीमेटली 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास क्या चल रहा है, टेम्परेचर चल रहा है। अगर 45 डिग्री सेल्सियस और फील लाइक, तो मुझे ऐसा फील होता है कि 60 डिग्री फील लाइक है मुझे पर्सनली, मैं दिल्ली की बात करूं अगर, तो अगर 60 डिग्री फील लाइक है या 55 डिग्री फील लाइक है, ठीक, तो आप जरा इमेजिनेशन करो कि अगर एक पौधा या कोई चीज जो तोड़ा जा रहा है, जैसे जो हरी सब्जियां हैं वो कच्चे प्रोडक्ट में आ गया, तो उसको तुरंत सेल करना है ना, इनके पास क्या है, उसका वेयर हाउस नहीं है ना। यानी ऑस्ट्रेलिया में क्या है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के फार्मर का क्या है, वो उसको इंडस्ट्री की तरह यूज लेते हैं, और हम कैसे यूज ले रहे हैं इसको, लाइवलीहुड की तरह, कि यार बस किसी तरीके से जी खा लें। तैयारी करने में भी सेम अंतर है। जैसे बहुत से बच्चे कैसे करते हैं कि हाँ यार हम सिर्फ पढ़ रहे हैं, पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन वहीं आप देखेंगे कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत अपने उसको बहुत प्रोफेशनल वे में पढ़ते हैं कि हाँ नहीं, मुझे किसी चीज़ को पढ़ना है, टाइम मैनेज करना है, मुझे बहुत कम टाइम में ये अचीव करना है, या इस टाइम पे मुझे ये करके निकल जाना है, मेरे पास इतना समय नहीं है। सोचते दोनों बच्चे हैं, लेकिन एक साल में करके निकल लेता है और दूसरा 1 साल तक तब उसको रिग्रेट होता है जब वो एग्जाम में फेल होता है या कोई उसके सामने मुसीबत, यानी कि जब वो टाइम को बहुत सारा लॉस कर चुका होता है, रीजन कुछ भी हो। तो सेम वही चीज़ है। अब आप यहाँ दूसरा देखिए, एग्रीकल्चर शुड नॉट टॉक्स, अब जैसे कॉपरेशन, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, अब हमें करना क्या चाहिए कि जो एग्रीकल्चर जो टॉक है वो हमेशा कब तक नहीं हो सकता, जब हम क्या करें, कॉपरेशन करें एक दूसरे पे, यानी कि सबसे पहले कि हमारा क्या हो, इन्वेस्टमेंट आए, टेक्नोलॉजी शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें एग्रीकल्चर में क्या करना होगा, टेक्नोलॉजी को शेयर करना होगा और इंस्टीट्यूशनल पार्टनरशिप बिल्ड करना होगा। इंस्टीट्यूशनल पार्टनरशिप, ये सब मेंस के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। जब आपको मान लीजिए इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में अगर मेंस में कोई क्वेश्चन आ जाता है, चाहे आप यूपीएससी दें, स्टेट पीएससी दें, ठीक है, तो आपको ये पूरा यहाँ से आपका मेंस तैयार होगा। अगर आप ये नहीं करेंगे ना तो मेंस क्वालिफाई नहीं, और प्रीलिम्स तो आएगा ही आएगा, ठीक है, प्रीलिम्स में तो चीजें आनी ही आनी है। इस बार का पेपर आपने देखा हो तो बोथ कंट्रीज शुड इंक्रीज कॉपरेशन, कहाँ पे, क्वारंटाइन रूल्स है ना, सैनिटरी स्टैंडर्ड है ना, इन सारी चीजों को अगर हम करें तो इंडियन फार्मर विल गेट फेयर एक्सेस ऑस्ट्रेलियन मार्केट को कर सकते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को हेल्प करना चाहिए किस चीज में, प्रोसेसिंग फॉर्मेट में, कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। उसके अलावा क्या है, वाटर मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेट एडेप्टेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, और पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में, है ना, कि जो हार्वेस्ट हो जाए उसके बाद का जो टेक्नोलॉजी है हम किस तरीके से, यानी कि ये जो टेक्नोलॉजी है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया से हम हेल्प ले सकते हैं या ऑस्ट्रेलिया हमें हेल्प कर सकता है, तब कहीं जाके हम दोनों फार्मर्स को एक जगह पे कंपीट करने की बात सोच सकते हैं। अब एग्रीकल्चर चैलेंज इन इंडिया क्या है, एवरी ईयर इंडिया लॉस करता है 30 to 35% एग्रीकल्चर प्रोडक्ट।
जो मैंने आपको बताया कि गर्मी एवरी ईयर, आप जरा इमेजिनेशन कीजिए कि कोई आदमी इतने मेहनत के बाद पहले तो कोई प्रोडक्ट बनाता, मतलब बनाता है, मतलब उसको उगा रहा है, जनरेट कर रहा है, मान लीजिए गेहूं, धान, चावल, है ना, टमाटर, प्याज, आप जो समझ सकते हैं। अब उसके बाद भी अगर 100% में भी उसका 35% क्या हो जा रहा है, लॉस हो जा रहा है। इमेजिनेशन कीजिए, वो भी क्या, वो छोटा फार्मर। जैसे में पेट्स डिजीज से और पुअर स्टोरेज की, मैंने आपको जैसे बताया कि अगर स्टोरेज नहीं है, कोल्ड स्टोरेज मतलब रखने का जगह नहीं है, तो कई बार अनाज खराब हो जाते हैं। ठीक, अब ऑस्ट्रेलिया एक्सपर्टीज क्या है, ड्रॉट मैनेजमेंट में वो बहुत एक्सपर्ट हैं। आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तान भी है, सारा चीज जानते हैं आप। हीट मैनेजमेंट में, क्योंकि वहां ऐसा नहीं है कि गर्मी नहीं पड़ती, हीट मैनेजमेंट बहुत है। और वाटर सॉल्यूशन का भी उनका बहुत अच्छा अपना स्किल्ड है। तो ये सारी चीजें हम क्या ले सकते हैं, एक दूसरे से आदान प्रदान, एक दूसरे से हम ट्रांसफर कर सकते हैं। अब नॉलेज शेयरिंग इज नॉट इनफ, यानी ऑस्ट्रेलियन शुड इन्वेस्ट इन इंडिया स्टोरेज फैसिलिटी, यानी ऑस्ट्रेलिया को इंडिया में स्टोरेज फैसिलिटी शेयर करना चाहिए, लॉजिस्टिक नेटवर्क और एग्रीटेक यानी कि एग्रीकल्चर बेस्ड टेक्नोलॉजी पे पार्टनरशिप करना चाहिए। यानी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप को क्या करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए, ताकि हम भी क्या है, टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है कि जाके आगे बढ़ के फिर हम इंटरनेशनल मार्केट में compete कर सकते हैं। इंडिया ऑस्ट्रेलिया स्मार्ट फार्मर नेटवर्क इनिशिएटिव, इसका क्या होगा कि एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी कॉपरेशन, इनोवेशन पार्टनरशिप और फार्म लेवल मॉडर्नाइजेशन, यानी जो फार्म है उसका भी हमें क्या करना होगा, मॉडर्नाइजेशन करना होगा। हमारे यहाँ भी फार्म का कॉन्सेप्ट नहीं है। मान लीजिए कुछ लोग होंगे इंडिया में, 0% में मुझे लगता है लोग होंगे जो फार्म के बारे में जानते होंगे, या जो एग्रीकल्चर को एक तरीके से, मतलब वो इक्के दुक्के लोग होंगे, मतलब परसेंट में। अदरवाइज हम इस कॉन्सेप्ट को नहीं जानते। तो ये पॉजिटिव स्टेप है इंडिया एग्रीकल्चर कॉपरेशन को आगे बढ़ाने में, है ना। अब इस आर्टिकल का कंक्लूजन क्या है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया ट्रेड रिलेशन शुड फोकस ओनली ऑन टैरिफ रिडक्शन, है ना। दे शुड बी फोकस्ड ऑन किस पे, कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि दोनों देशों के बीच में किस तरीके से कॉपरेशन इंक्लूड हो, बिल्ड ट्रस्ट हो, टेक्नोलॉजी बढ़े, और केवल इन्वेस्टमेंट है नहीं, इन्वेस्टमेंट इंक्लूसिव हो और उस सेक्टर में हो स्पेशली कि जहां हम एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, हम लीड कर सकते हैं, या एक दूसरे को कॉपरेट कर सकते हैं, जहां हमें लगे कि जो जिस सेक्टर में एक्सपर्टीज, जैसे एग्रीकल्चर बेस्ड जो ऑस्ट्रेलिया की जो इकॉनमी है, या जो ऑस्ट्रेलिया का एग्रीकल्चर, वो एक्सपोर्ट्स बेस्ड होता है। और जब एक्सपोर्ट्स है कहीं पे भी, अगर वो एक्सपोर्ट कर रहा है कहीं कोई चीज़, तो जाहिर सी बात है कि उसकी तकनीक हमसे कई गुना ज़्यादा बेहतर होगी। तो ये बात इस आर्टिकल में कही गई है। ट्रेड बैरियर क्या है, टैरिफ है, मार्केट एक्सेस इशू है, एग्रीकल्चर क्या है, प्रोटेक्शनिज्म है, ट्रस्ट बैरियर भी है, फियर ऑफ अनइक्वालिटी बेनिफिट जो मैंने आपको बताया, कंसर्न ऑफ फार्मर और स्ट्रेटजिक हेजिटेशन है। ठीक है, तो कोर आर्गुमेंट इसमें यही है कि हमें इन सारी चीज़ों को हटाते हुए ओवरऑल जो कंक्लूजन है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया जो है स्ट्रेटजिक पार्टनर्स हैं, बैलेंस ट्रेड फ्रेमवर्क बहुत जरूरी है। ये नहीं है कि दोनों के बीच में बायलेटरल ट्रेड हो कितने रहे हैं, जैसा कि आपने देखा बायलेटरल ट्रेड हो रहे हैं, तो उसमें भी हमें देखना है कि बायलेटरल ट्रेड बैलेंस में कितना है। उसके अलावा एग्रीकल्चर रिमेन द मोस्ट सेंसिटिव है। इसमें लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या है कि ट्रस्ट का बिल्ड होना, टेक्नोलॉजी शेयर होना, इन्वेस्टमेंट कॉपरेशन, और जो है कि हमें एक दूसरे के कमी के सेक्टर को प्रमोट करेंगे तो हमें लगता है कि हम इंटरनेशनल मार्केट में भी अच्छा कर सकते हैं। और इंडिया का ये जो बायलेटरल ट्रेड है, या जो ये जो FTA है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये और ज़्यादा फ्रूटफुल हो सकता है। ठीक है, तो ये रहा आज का आपका आर्टिकल। कल फिर मिलते हैं एक नए उसके साथ, तब तक के लिए थैंक यू। आप मुझे एक चीज़ बताइए, क्या एक सीरीज लेके आया जाए क्या, कि जिसमें करंट अफेयर भी आपको कंप्लीट कराया जाए, द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस का करंट अफेयर। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा ना कि अगर करंट अफेयर करना हो तो उस पर भी हम एक बार सोचेंगे, लेके आएंगे, उसका एक प्लान करते हैं कि वो कैसे कैसे करते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।